नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं और आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज के दिन की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था और आज नामांकन के आखिरी दिन कई बड़े दिग्गजों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। वाराणसी यानी काशी की सीट से लगातार तीसरी बार अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उन्होंने अपने सांसद के तौर पर दावेदारी पेश की है और आज काल भैरव से आशीर्वाद लेकर गंगा पूजा करके वो पहुंचे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। और उस मौके पर एनडीए के परिवार ने अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन भी किया और ऐसे में एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम एनडीए के घटक दलों के बड़े बड़े नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के समय मौजूद रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक मेगा इवेंट के तरीके से आज पूरा दिन भर दिखाई पड़ा वाराणसी में, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां कल भी थे, रोड शो किया था और आज पहुंचे तो उन्होंने नामांकन किया, रात्रि विश्राम भी उन्होंने किया था। किस प्रकार से गहमा गहमी वाराणसी में देखने को मिली, इसके अलावा देश भर में कैसा रहा आज प्रचार, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मां गंगा और काल भैरव के आशीर्वाद के साथ पीएम का वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन। देश की सबसे बड़ी पंचायत में काशी के तीसरी बार प्रतिनिधित्व के लिए मांगा जन आशीर्वाद। बनारस की सेवा को बताया सम्मान की बात। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान दिखी एनडीए की एकजुटता और मजबूती। कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत एनडीए के तमाम कद्दावर नेताओं ने की शिरकत। 400 से अधिक सीटें जीतने का सभी ने किया दावा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम हुआ आज पूरा। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत और चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने भरा पर्चा। 1 जून को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड के कोडरमा में चुनावी रैली। इंडिया गठबंधन पर बोला जमकर हमला, बताया भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का सबसे बड़ा मॉडल। कहा मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, उनसे टकराना आता है। भाजपा ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की अमेठी में जनसभा। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में भरी हुंकार। कहा सीएए पर झूठ बोल रही हैं ममता दीदी, कर रही हैं वोट की राजनीति। विपक्ष ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की झांसी में साझा रैली। प्रियंका गांधी ने अमेठी में तो सचिन पायलट ने रायबरेली में किया प्रचार। दूसरे अन्य पार्टियों के नेताओं का भी धुआंधार देखने को मिला आज प्रचार। आश्वासन के बावजूद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नहीं थम रहा जनाक्रोश। महंगाई और पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। मंगलवार को मनाया गया काला दिवस, मृतकों को किया गया याद। फ्रांस में 77वें कान फिल्म फेस्टिवल का आज से होगा आगाज। भारत पर्व में सेव द डेट का होगा विमोचन। दुनिया भर के बड़े चेहरे रेड कारपेट की बढ़ाएंगे शान। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजा की और काल भैरव मंदिर में जाकर वहां आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। उनके नामांकन के लिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री के साथ ही बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावक बने। मैं मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। वाराणसी से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भर दिया।
बीते 2 लोकसभा चुनाव में काशी ने प्रधानमंत्री को भरपूर आशीर्वाद दिया और दोनों बार रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई। बीते 10 साल के दौरान प्रधानमंत्री और काशी के बीच बना रिश्ता भी अटूट बन चुका है। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। वाराणसी से जब तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में हैं तो उनके मुख्य प्रस्तावक बने गणेश्वर शास्त्री। पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग और गणेश्वर शास्त्री के साथ साथ लालचंद्र कुशवाहा, संजय सोनकर और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बैजनाथ पटेल भी प्रस्तावक बने। बढ़िया अनुभव कर रहे हैं, संगठन का काम करते हैं निस्वार्थ, उसी का जो है उसी का परिणाम है कि आज मैं प्रस्तावक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राजधानी काशी की पहचान बीते 10 साल में और भी फैली है। भव्य विश्वनाथ धाम अपनी अलौकिक छवि के साथ पूरी दुनिया में छटा बिखेर रहा है। नामांकन से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। बीएचयू गेट पर पंडित मालवीय को माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री का रोड शो 80 शिवाला मदनपुरा होते हुए गोदौलिया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचा था। जनता के आशीर्वाद के साथ साथ देव का भी आशीर्वाद, सब प्रधानमंत्री के साथ। और जब मंगलवार की सुबह दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री सदा नीरा पावन मां गंगा के तट पर आशीर्वाद लेने पहुंचे तो सभी के मन में प्रधानमंत्री और मां गंगा के बीच आत्मीय लगाव जीवंत हो उठा। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। काशी की संस्कृति में प्रधानमंत्री मोदी कैसे रच बस गए हैं, इसकी झलक उनके एक एक कदम से नजर आती है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया, उत्तर वाहिनी गंगा का आशीर्वाद और उसके बाद नगर कोतवाल काल भैरव के दरबार में भी प्रधानमंत्री ने हाजिरी लगाई। नामांकन से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने नगर कोतवाल बाबा काल भैरव से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद पहुंचे जिला कार्यालय जहां नामांकन दाखिल किया। इसके बाद एक और तस्वीर आई, ये थी एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेताओं की। ये सभी वाराणसी में मौजूद थे। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जन सेवा के लिए समर्पण, विकास के प्रति दृढ़ता और श्रेष्ठ भारत के लिए संकल्प जताया। इस बार तो ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। कोई भी सामने नहीं है। बनारस का एक एक मतदाता माननीय प्रधानमंत्री जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगाने जा रहा है। We are here to give the Prime Minister our wishes from Tamil Nadu, Rameswaram to Varanasi. The need of the hour today is nation's security, nation's economic growth, which can be done only by our Prime Minister Narendra Modi for the third consecutive time. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ना तो मोदी के लिए वाराणसी से चुनावी मैदान में इस बार कोई बड़ी चुनौती नजर आ रही है और साथ ही 18वीं लोकसभा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, रामेंद्र, हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वाराणसी लोकसभा सीट से अपनी जीत की हैट्रिक की दावेदारी पेश करने के लिए पहुंचे तो एनडीए का एक बड़ा परिवार भी उनके साथ मौजूद नजर आया। इसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम घटक दलों के बड़े नेता मौजूद थे। हर किसी ने कहा कि इस बार हम 400 पार करने जा रहे हैं, जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया। इसके अलावा इस बात का भी सभी नेताओं ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री की जीत पिछली 2 जीत से बहुत बड़ी होगी और इस 2024 की जीत की ऐतिहासिक जीत के तौर पर
दर्ज होगी। किस प्रकार से तमाम नेताओं के बयान आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान दिखी ये सबसे सशक्त तस्वीर है, जो ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए न सिर्फ चट्टान की तरह एकजुट है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति उनका विश्वास और समर्थन बेहद सशक्त है। वो भी ऐसे वक्त में जब विपक्षी गठबंधन में जीत के प्रति विश्वास और एकजुटता दोनों नदारद है। नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब करीब सभी दलों के कद्दावर नेता मौजूद रहे। इनमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान समेत एनडीए के तमाम दिग्गज शामिल रहे। एनडीए के सभी नेताओं ने एक साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक बार फिर सरकार बनाने का संदेश दिया। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है। प्रधानमंत्री जी तो देश भर में उनके नाम पर लोग चुनाव जीतते हैं और उनको चुनाव जीतने में क्या दिक्कत है, भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2014 और 2019 के सभी रिकॉर्ड टूटने का दावा किया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की विजय का प्रतीक बताया। 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। सारे एनडीए के सभी नेतागण यहाँ पर आए थे, एक हमारी एकता भी बताने के लिए और इस देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, ये भी एक उसका एक मिसाल है। जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को ऐतिहासिक बताया। वहीं जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने कहा कि एनडीए का हिस्सा होना सौभाग्य की बात है। As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. Country needs him. India is going to play global role. All of us would be saying this, that he would be the third time he should hold the position of the Prime Minister, and which he is doing. आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उम्मीद जताई कि वाराणसी की जनता फिर बड़ा जनादेश देगी। अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को लेकर विश्वास जताया। और हम चाहते हैं कि अब दोबारा बड़ा मैंडेट बनारस की जनता दे। सौभाग्यशाली है देश की जनता कि मोदी जी यहाँ संभाल रहे हैं बनारस में, और हम मछुआरों की जिम्मेदारी बनती है, गंगा पुत्रों की, कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। ये बनारस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है कि आज देश के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर एनडीए नेताओं की मौजूदगी ने जहां गठबंधन में एकजुटता का संदेश दिया, वहीं इंडी गठबंधन के दिग्गज नेताओं के नामांकन के दौरान ऐसी एकजुटता कहीं भी नजर नहीं आई। रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन में उत्तर प्रदेश में उनके गठबंधन सहयोगी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचे, तो वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव के नामांकन के दौरान राहुल गांधी भी नदारद रहे। हालांकि चुनाव से इसे जनता किस तरह से लेती है, ये तो 4 जून को नतीजों से ही पता चलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, रामेंद्र और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीते 2 आम चुनाव की बात की जाए, 2014 की या 2019 की, तो वाराणसी लोकसभा सीट पे सबकी नजर रही है, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी से अपनी दावेदारी पेश की थी तो उनको एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। उसी प्रकार से उस बड़ी जीत के बाद 2019 में की जीत भी कहीं ज्यादा बड़ी थी, यानी कि वाराणसी की जनता ने, काशी की जनता ने एक बड़ा जन समर्थन प्रधानमंत्री को दिया था। इन बीते 10 वर्षों में किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और काशी के लोगों के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता सा बन चुका है और कई बार सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। तो कैसी 2 आम चुनाव में वाराणसी से उनकी जीत रही और इस बार 2024 की चुनौती में किस प्रकार की एक सियासी तस्वीर है, आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। पौराणिक रूप से संसार के प्राचीनतम शहरों में से एक वाराणसी, जिसे बनारस और काशी भी कहा जाता है।
धर्म और आध्यात्म की राजधानी कही जाने वाली बाबा विश्वनाथ की इस नगरी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जो 2014 के बाद से ही राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। इस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा होना लाजमी भी है, क्योंकि वाराणसी से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन केंद्र की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात की वडोदरा सीट के साथ साथ आध्यात्म नगरी वाराणसी को भी चुना। संदेश साफ था और भाजपा को इसका फायदा भी मिला। 2014 के चुनाव में पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अकेले 71 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की और 1984 के बाद किसी भी दल द्वारा पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर लिया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री को 5,70,000 से ज्यादा मतों से हराकर जीत हासिल की। खास बात ये रही कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में करीब 73% मत प्राप्त हुए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3,71,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी को वडोदरा सीट पर भी जीत मिली थी, हालांकि उन्होंने प्रतिनिधित्व के लिए वाराणसी को चुना। बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से खड़े हुए। 2019 के चुनाव में उनके सामने कांग्रेस ने अजय राय और समाजवादी पार्टी ने शालिनी यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन नतीजे फिर भाजपा के पक्ष में रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने शालिनी यादव को 4,79,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी को इस बार 63% से अधिक मत प्राप्त हुए थे। इस तरह से बतौर वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी फिर संसद पहुंचे और भाजपा ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने हैं लगातार 3 बार इस सीट से हार झेल चुके कांग्रेस के अजय राय, जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर इस सीट से मैदान में हैं। वहीं बसपा ने अतहर जमाल लारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी आराम से जीत की हैट्रिक लगा लेंगे, लेकिन जीत का अंतर कितना बड़ा होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी या कहा जाए काशी से बीते 10 वर्षों में एक ऐसा रिश्ता है जिसको लेकर वो लगातार सार्वजनिक मंच से उस जुड़ाव के बारे में जिक्र करते हैं। कल एक भव्य रोड शो प्रधानमंत्री ने करीब 5 किलोमीटर के आसपास का शाम को काशी में किया। उसके बाद आज जब वो दिन भर काशी में रहे और उन्होंने अपना नामांकन की इस प्रक्रिया को किया, तो ऐसे में हर कोई काशी वासी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आया। और इस जुड़ाव की ही शायद बड़ी एक वजह ये भी है क्योंकि जिस किसी से काशी में बात कीजिए तो हर कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री ने काशी को, वाराणसी को बहुत आगे लेकर गए हैं, तरक्की किया है, विकास किया है। इस जुड़ाव की ही वजह से एक बार फिर से वाराणसी के लोग बहुत खुश हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री खुद दावेदारी करने के लिए पहुंचे हैं बनारस में। और किस प्रकार से आम लोगों का रिएक्शंस रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से, वाराणसी से नामांकन कर चुके हैं। लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना है वाराणसी की जनता का? आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कि नामांकन कर चुके हैं कचहरी से, इस बार काशी की जनता उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगी और देश का प्रधानमंत्री चुनेगी। क्या माहौल है काशी में अब जब नामांकन हो चुका है? देखिए, काशी की जनता मोदी जी द्वारा अभी तक किए गए सभी कार्यों से बहुत संतुष्ट है। जनता के अंदर संतुष्टि का भाव है। इस बार सब लोग मिलकर के मोदी जी को देश में सबसे ज्यादा मतों से विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। मोदी जी तो जीत रहे हैं, एक तरफा है लड़ाई और वो जीत रहे। ऐसा एक तरफा है? एक तरफा इतना कार्य किए हैं, अच्छा उनका मतलब व्यवहार भी है, सब कुछ अच्छा है। मोदी जी के बारे में क्या बताइए, नामांकन हो चुका है, क्या माहौल है? माहौल ठीक है, उनका नाम तो जो 400 पार है। आप भी काशी से हैं? जी। क्या कहना है? 400 का पार। यहाँ जो काम किए हैं काशी में वो न बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, उनका काम बोल रहा है कि काम क्या किया उन्होंने। देखिए कि ये काशी की जनता है। नामांकन के बाद हम प्रतिक्रिया ले रहे थे कि क्या माहौल है काशी में, तो आप खुद ही सुन लिए कि क्या माहौल है काशी में। काशी
किस तरह से कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी जो बात रख रही है काशी की जनता। कैमरामैन मुरली पांडे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो अपने आप में सबकी निगाहें काशी पर लगी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां से सांसद की दावेदारी कर रहे हैं और तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाने के लिए वो आज उन्होंने नामांकन भी किया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और वाराणसी से आज नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड पहुंचे और उन्होंने वहां कोडरमा में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद और भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया। नक्सलवाद को खत्म करने की गारंटी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है और जब फौलादी हौसला हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। उन्होंने कोडरमा की जनता से कहा कि वो काशी के लिए PM नहीं MP हैं और कोडरमा की जनता के लिए भी वो ही PM भी हैं और उनके MP भी। मैं आज काशी में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है और मैं देख रहा हूं कि काशी हो या कोडरमा या गिरिडीह, एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार काशी के लिए मैं PM नहीं MP हूं। कोडरमा और गिरिडीह वालों को भी यही समझकर वोट डालना है, मोदी ही आपका MP है, मोदी ही आपका PM है। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा।
प्रधानमंत्री ने जेएमएम कांग्रेस लेफ्ट के इंडी गठबंधन को इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल करार दिया। मैंने लाल किले से कहा था और मैंने डंके की चोट पे कहा हुआ है, छुपा करके नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं, मोदी को गोली गालियां देते हैं। तो झारखंड में प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी तो बीजेपी के तमाम और अन्य स्टार प्रचारकों, बड़े बड़े नेताओं ने अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे तो ममता बनर्जी पर वो मुखर नजर आए। जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अमेठी पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को निशाने पे लिया। इसके अलावा चाहे महाराष्ट्र हो या हिमाचल प्रदेश, सभी जगहों पर बीजेपी और एनडीए नेताओं का बाकी की बची हुई चरण के लिए और उन सीटों के लिए प्रचार देखने को मिला। कैसा रहा एनडीए के खेमे से आज के लिए दिन भर का चुनावी प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी बचे चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में एनडीए के दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षक भर्ती की घोटाले वाले, गाय तस्कर वाले, कोयला तस्करी वाले और पैसे के बदले सवाल करने के घोटाले वाले, आप सभी को जेल में जाने की तैयारी रखनी है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो चुकी है और देश के कोने कोने में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। 10 साल पहले यहां अमेठी में पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है क्या गड्ढे में सड़क है। आज पक्की सड़कें गांव गांव तक उसका जाल फैल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और स्मृति ईरानी जी की मेहनत है, जिसके कारण से आज ये बदलाव। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने 400 से अधिक सीटें पीएम मोदी की झोली में जाने का दावा किया। आगे आने वाले अमृत काल में एक विकसित भारत बनाने के लिए अब देश की जनता ने मन बना लिया है। 400 से अधिक सीटें मोदी जी की झोली में जाएंगी और उत्तर मुंबई एक रिकॉर्ड मार्जिन से मोदी जी को जीत में मिलेगी। उधर 7वें चरण के लिए नामांकन समाप्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का दावा किया। आज मैंने जो है मंडी, जिसे कहा जाता है, वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है और सारे मंडी में ही सब बहुत उत्साहित है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है, मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बना है। वहीं भाजपा उम्मीदवार सुभाष शर्मा ने पंजाब के आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के समर्थन में प्रचार किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
तो बीजेपी के बड़े तमाम नेता आज देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे प्रचार करने के लिए। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी प्रचार लगातार जारी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आज साझा चुनावी रैली उत्तर प्रदेश के झांसी में हुई। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रियंका गांधी पहुंची, तो रायबरेली में सचिन पायलट कांग्रेस नेता पहुंचे। उन्होंने जनता से वोट मांगे हैं। इसी तरह देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल, जिन्हें जमानत मिली है प्रचार करने के लिए, वो हरियाणा पहुंचे प्रचार करने के लिए। इसके साथ साथ हिमाचल और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं का आज प्रचार और नामांकन देखने को मिला। किस तरह रहा इंडिया गठबंधन के नेताओं का आज दिन भर प्रचार, देखिए इस खबर में। लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के झांसी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया और सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कही। इलेक्शन जो है पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो 10 साल की उम्र से मैंने यहाँ पे प्रचार किया उनके लिए। जब मैं पूछती थी कि क्या प्रचार करूं, क्या बोलूं जनता को, कहते थे जनता को जाके समझाओ कि हमने कितना काम किया है। रायबरेली में एक तरफा चुनाव है। राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर, और उनके लड़ने से न सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में, लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले मनीष तिवारी ने रोड शो भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं शिमला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राज्य की 4 सीटों पर कांग्रेस की अच्छी स्थिति है। मुझे लगता है इसमें बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, इसीलिए हमें उम्मीद है कि ये 4 हमारे लोकसभा के चुनाव और ये बाई इलेक्शंस भी हम अवश्य इसमें सफलता हासिल करेंगे। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये तो 4 जून की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना
मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। और ब्रेक के बाद अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली तो देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। मौजूदा समय में देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन 10 वर्षों में रोजगार को लेकर तमाम प्रकार की बहस होती रही है, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे बीते 10 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नौकरियों के मौके या रोजगार सृजन दिखाई पड़ा है। किस तरीके से विभिन्न सेक्टर्स में जो सरकार की योजनाएं हैं उसकी वजह से अप्रत्यक्ष तरीके से नौकरियां पैदा हुई हैं। साथ ही साथ जो लोन की योजनाएं सरकार ने उद्यमियों के लिए की है उसके माध्यम से रोजगार सृजन के नए मौके निकल के आए। किस प्रकार से ये सारा कुछ हुआ है बीते 10 वर्षों में, एक दशक में, देखिए रिपोर्ट जो कि बताती है कि 10 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा रोजगार के नए मौके मिले हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में असंगठित क्षेत्र में रोजगार के बारे में कोई भी रिपोर्ट रोजगार की स्थिति के बारे में नहीं बताती है। ऐसे में भारत के एक निजी संगठन स्कॉच ग्रुप ने असंगठित क्षेत्र में रोजगार के विषय में एक रिपोर्ट रिलीज की है जो रोजगार की स्थिति को बयां करती है। इन्हीं संभावनाओं को और पुख्ता स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने एक नई रिपोर्ट मोदीनॉमिक्स के माध्यम से किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से 2024 तक के कार्यकाल में हुए सुधारों की चर्चा की है। इस श्रृंखला की ये 5वीं रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है, जिसमें पीएम मोदी के सीएम से पीएम बनने तक के सफर की कहानी बयां की गई है। 51 करोड़ पर्सन ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। इसके अंदर 2 तरीके की एम्प्लॉयमेंट है। एक तो क्रेडिट लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट है, जहां लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया गया है और उस लोन से काफ़ी अच्छी जॉब जनरेशन हुई है। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत काफ़ी लोन दिए गए हैं और उसकी वजह से ही कम से कम 2.5 करोड़ नई नौकरियां हर साल ऐड हुई हैं। आज जब भारत आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ ऐसे सेक्टर ऐसे हैं जिनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि वो देश में रोजगार के अवसरों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में लगातार सुधारों के चलते भारत में नए रोजगार की संभावना और नए रोजगार के निर्माण के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में साल 2014 से 2024 के बीच रोजगार के आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में 2014 से हर साल औसतन 5.40 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही 10 सालों में 51.40 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट लिंक्ड रोजगार और सरकारी योजनाओं की पहल से 2014 के बाद से रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। 10 सालों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए 2.52 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। पिछले 9 वर्षों के दौरान क्रेडिट गैप में 12.1% की गिरावट दर्ज की गई है। इसने क्रेडिट गैप में कमी, बहुआयामी गरीबी में कमी के बीच एक सकारात्मक संबंध भी दिखाया है। साथ ही इस रिपोर्ट में कई सालों के डेटा आधारित साक्ष्य भी लिए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मोदी के कार्यकाल में वित्तीय समावेशन को गति मिली है। आज जब देश 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तब इस प्रकार की आई रिपोर्ट भारत के रोजगार के साथ विकसित भारत की कहानी को भी बयां करता है। भावना नैयर, नई दिल्ली, डीडी न्यूज। तो इस रिपोर्ट के क्या कुछ मायने हैं, किस तरीके से देश में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे, रोजगार के मोर्चे पर सृजन हुआ, इस पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष भी। रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने रचा इतिहास, क्योंकि अगर 10 वर्षों में इस रिपोर्ट के दावे को माना जाए तो करोड़ों रोजगार मिले हैं। इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। इसके अलावा शिशिर सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट में जो दावा किया गया है बीते 10 वर्षों में रोजगार के मोर्चे पे 50 करोड़ से ज्यादा अवसर नए पैदा हुए हैं, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि देश में एक अलग ही प्रकार की बहस चलती रही है जो अभी भी चल रही है।
देखिए, इस रिपोर्ट में मोदीनोमिक्स के बारे में बोला गया है, तो मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं ये मोदीनोमिक्स क्या है। मोदीनोमिक्स है सिर्फ और सिर्फ विकास, अगर मैं सिर्फ सरल भाषा में बोलूं, विकास के ऊपर केंद्रित है। सबको याद होगा कि 2014 का इलेक्शन जो लड़ा गया, चुनाव लड़ा गया, उसका सिर्फ एक नारा था देश का चुनाव। और आज हम देख रहे हैं कि सरकार की 10 साल की जो नीतियां हैं, समावेशी विकास, चहुमुखी विकास, सभी वर्गों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, सभी जिलों का विकास, उसके फलस्वरूप आज हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था एक वर्चुअस साइकिल के अंदर आ रही। वर्चुअस साइकिल का मतलब है कि हम निवेश कर रहे हैं। निवेश कहां से आ रहा है? सरकारी निवेश भी आ रहा है और निजी क्षेत्र में भी निवेश आ रहा है। निजी क्षेत्र में निवेश के लिए आवश्यक है 3 चीजें। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि सरकार ने 2014 से ही शुरू कर दिया। उसके बाद जो छोटे छोटे वर्ग हैं, वल्नरेबल वर्ग जिनको हम कह सकते हैं, उनके लिए लोन की योजना, उसमें मुख्यतः मुद्रा योजना एक महत्वपूर्ण, उसका एक अपना रोल रहा है, जिसके तहत लोन बांटे गए। और लोन भी, जिसको माइक्रो लोन भी कहते हैं, छोटे लोन है, थोड़े से बड़े लोन भी थे। केवल 10 साल में हम देखते हैं कि 45 करोड़ से ज्यादा लोन बांटे गए इस देश में। और एक लोन की, एक मैं स्टडी का हवाला दूंगा, एक लोन से तकरीबन 6 लोगों का ऑन एन एवरेज रोजगार सृजन होता है। तो रोजगार सृजन, ये तो बात हो गई प्राइवेट सेक्टर की। और अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सरकार का रुझान रहा है कैपेक्स के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, उसका शेयर डबल किया। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो हाईवेज का डेवलपमेंट हो, गति शक्ति योजना हो, चाहे पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, उन सभी जगह पे एक निवेश दिखाई पड़ रहा है। शिशिर सिन्हा जी, आपको लगता है कि तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ, वो दिखाई पड़ रहा है। सर, मैं आता हूं आपके पास में। शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़े। शिशिर जी, आपको लगता है कि सरकार की ओर से लगातार ये बात कही जाती रही है कि साहब हमारी योजनाएं जमीन पे काम कर रही हैं और हम जो निवेश कर रहे हैं तमाम प्रकार के ढांचागत विकास में, वो रोजगार के मौके दे रहे हैं। ये रिपोर्ट क्या उसी बात को आगे बढ़ाती नजर आ रही है? शिशिर जी। देखिए, एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि पहली तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी रोजगार की परिभाषा को लेकर के होती है, क्योंकि हम वहां पर परिभाषा में क्या देखते हैं, या तो सरकारी नौकरी देखते हैं या कुछ खास संगठित क्षेत्रों और सरकारी कंपनियों में नौकरी की बात सोचते हैं। हम अनौपचारिक क्षेत्रों को कई बार पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि आज अगर हम लोग बात करते हैं कि 50 करोड़ श्रम शक्ति हमारे पास है, उसमें से एक बड़ी संख्या जो अनौपचारिक क्षेत्रों में लगी हुई है, उसकी गणना कैसे की जाए। यहाँ पर जिस रिपोर्ट ने जिस बात की ओर इशारा किया है, चाहे वो क्रेडिट लिंक्ड हो या गवर्नमेंट स्कीम्स की बदौलत हो, अनौपचारिक क्षेत्र में किस तरीके से रोजगार के मौके बने हैं, वहां पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरीके से जो लोन दिए जाते हैं या इन्वेस्टमेंट आता है, उससे कितने रोजगार के मौके बनते हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक छोटी सी संस्था, एक छोटी सी इकाई है, 2-2, 4-4, 5-5 नौकरियां क्रिएट कर रही है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो हमारे रोजगार के आकलन में वो उस तरीके से उसको स्थान नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट उसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की बात जो है सो है, अनौपचारिक क्षेत्र किस तरीके से योगदान दे रहा है। अगर हम दोनों को मिला करके देखें तो हमारे पास 51 करोड़ से ज्यादा जो रोजगार के मौके बने 10 वर्षों में, वो इस बात का सबूत है कि चाहे वो सरकारी योजनाएं हो या फिर क्रेडिट लिंक्ड हो। खासतौर पे अगर मैं बात करूं कि जैसे कुछ समय पहले क्रेडिट जो एक नई स्कीम लाई गई थी, जिसके तहत बगैर कोलेट्रल के बगैर गारंटी के लोन देने की बात की गई थी, इस तरह की योजनाओं का किस तरीके से फायदा हुआ। बिल्कुल। अनिल जी, आपको लगता है कि रोजगार से स्वरोजगार की ओर जो बढ़ते हुए कदम रहे हैं, और शायद इसी वजह से जमीन पे अगर आप सही तरीके से गिने, इस सर्वे या इस रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए, तो क्या इसी प्रकार के आंकड़े निकल के आएंगे? क्योंकि लोन की वाली योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन को बहुत बड़ा अवसर की तरह से देखा गया है, तो वहीं सरकारी निवेश से जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी है, वो भी एक बड़ा मौका दे रही हैं। देखिए आयंद जी, अगर हम सभी स्कीमों को लेकर चलें, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आज हमारे देश में पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1 लाख से ज्यादा हमारे पास लाइव स्टार्टअप है जो आज काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितना उसमें एम्प्लॉयमेंट सर्जन हो रहा है। लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है। और पिछले 2 साल के बजट में हमने देखा, हमारी माननीय वित्त मंत्री ने जिक्र किया कि हम 1 करोड़ लखपति दीदीज बनाएंगे, और वो लक्ष्य 1 साल से पहले पूरा हो गया। और आज हम सरकार बात करती है कम से कम 2 लाख और लखपति दीदीज बनाने का। तो वो परिणाम हुआ जो सरकार की नीतियां हैं, और जो रोजगार के लिए सरकार ने जो तमाम तरह की 12 स्कीम का इसमें भी जिक्र किया गया है। अगर मैं कुछ स्कीम की इसमें बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बहुत अच्छा, उसमें जो रोजगार का सृजन हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई। अगर मैं खाली रोजगार की बात करूं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसमें छोटे छोटे जो पटरी रेडी वाले लोग हैं उनके लिए भी सरकार ने लोन की व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात शिशिर जी भी कह रहे थे, एमएसएमई यूनिट में जब हम इसकी बात, आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया उसमें 6 लाख करोड़ से ज्यादा बिना किसी गारंटी के एमएसएमई यूनिट को वर्किंग कैपिटल के लोन्स दिए गए, जिससे कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सके। तो ये रिपोर्ट जो ये कह रही है कि इतना 50 करोड़ से ज्यादा जो रोजगार हुए, वो उसका नतीजा है कि इतनी जो सरकार की नीतियां आई जिसमें लोन्स दिए गए और एक वातावरण पूरे देश में तैयार किया गया जिससे कि लोग अपना रोजगार खोल सकें और चला सकें। साथ साथ में एक बात का और जिक्र करूंगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगर आपको रोजगार देना है तो एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो पूरे देश में रोजगार के केंद्र खुले हुए हैं उनके स्किल एनहांसमेंट के लिए, और सरकार समाज के हर वर्ग को उसके अंदर शामिल किया गया। बिल्कुल, एक तरीके से कंप्रिहेंसिव अप्रोच भी दिखाई पड़ रही है, लोगों को स्किल्ड करना, लोन देना, व्यवसाय के लिए आगे बढ़ाना। शिशिर जी, आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से ही इस बात का जिक्र किया गया कि वित्तीय समावेशन बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है, तो वहीं लोन का जो अंतराल है, गैप है, उसमें 12.1% की कमी आई है। यह भी दिखाता है कि योजनाओं के माध्यम से जमीन पे वो परिवर्तन की जो सोच है वो मूर्त रूप भी लेती दिखाई पड़ रही है। आनंद, देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब कभी आपने अभी लोन का जिक्र किया, देखिए ये जो छोटे कारोबारी होते हैं, जो बहुत ही छोटे, जिसको हम लोग माइक्रो यूनिट कहते हैं या स्मॉल यूनिट कहते हैं, इनका लोन रिपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छा होता है। बड़े अगर उद्योगों की बात करें, वहां पर लोन रिपेमेंट हिस्ट्री को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं। और अगर आप एनपीए की बात करें, जो फंसे हुए कर्ज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें बड़ी हिस्सेदारी बड़े कर्जदारों की है, छोटे कर्जदारों का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। तो मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ कि यदि एक कोई वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेता है, 1 साल 2 साल में उसको रिपे कर देता है, तो अपनी क्रेडिट पोटेंशियल को आगे बढ़ा रहा होता है। और यहीं पर जब वो पोटेंशियल बढ़ा रहा होता है तो उसको अपने कारोबार को फैलाने में मदद मिलती है, और ये रोजगार के मौके तैयार करने में भूमिका निभाता है। बिल्कुल, और शायद ये अपने आप में रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे एक दशक में बड़े बदलाव की कहानी जमीन पर लिखी गई है, लेकिन भले ही अध्ययन करने के हमारे पैमाने उस तरीके के ना हो। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी आपका, अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds। वो regulated है, verified भी है and are handled by experts। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। Thanks काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर हुआ समझौता भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है। सोमवार को हुए समझौते के बाद 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर भारत का नियंत्रण होगा। पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल ने कहा है कि इससे भारत को काफ़ी फायदा होगा। भारत का व्यापार इस इलाके के कई देशों के साथ बढ़ेगा और ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच झड़पों के कारण स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बीते लंबे समय से पीओके में हालात को लेकर वहां के आम लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। किस तरीके से वहां लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अपने आप में लगातार वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसको कुचलने की कोशिश भी दिखाई पड़ रही है पीओके में, और इसकी वजह से वहां पर कई लोगों की जान भी गई है। लेकिन लोगों का गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद भारतीयों को गर्व का एक और अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला है। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री राम चरितमानस और पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध पंचतंत्र के साथ सहृदया लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। यह निर्णय एशिया और प्रशांत क्षेत्र के मामलों की विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम बैठक में लिया गया, जो 7 से 8 मई तक मंगोलिया की राजधानी में हुई थी। तुलसीदास की रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियों, सहृदया लोकन की पांडुलिपि, भारतीय काव्यशास्त्र का एक मौलिक पाठ और पंचतंत्र दंत कथाओं की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि को इस सूची में शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस और पंचतंत्र के साथ सहृदया लोकन को महान रचनाएं हैं, जो न सिर्फ भारतीय समाज में बल्कि पूरे विश्व में नैतिकता, संस्कृति, भाईचारे, मानवीय मूल्यों के साथ साथ पूरे समाज को आदर्श और प्रेम के बंधन से जोड़ने में मदद करती हैं। अब इस बात को यूनेस्को ने भी स्वीकार कर लिया है कि जो हमारी विरासत है उसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। ये जानकारी अब इस रजिस्टर के द्वारा पूरे विश्व को मिलेगी कि रामचरितमानस जो कि हमारा एक महान कृति है तुलसीदास की, वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनकी जो जीवनी है, उनसे जो प्रेरणा लेने के लिए जो हम सब अग्रसर रहते हैं, पूरा विश्व उनसे मोटिवेट होगा। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में संविधान विशेषज्ञ पद्म भूषण हर्षी कश्यप की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता सफल, सार्थक और सुखी जीवन का मार्ग का विमोचन किया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक का लेखन सुभाष कश्यप ने 95 वर्ष की आयु में किया है। चुनाव आचार संहिता के पालन से संबंधित चुनाव आयोग की दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट जारी करते हुए आयोग ने कहा कि तकरीबन 2 माह से जारी चुनाव आचार संहिता जारी रहने के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले सभी मामलों को तकरीबन निपटाया जा चुका है, जबकि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की कुछ शिकायतें बाकी हैं। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य पुलिस के बयान के मुताबिक माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध होकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। 30 नक्सलियों में से 9 पर 39 लाख का इनाम भी घोषित था। दिल्ली के आईटीओ में आयकर विभाग की इमारत में आग लगने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारियों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस के नेता एचडी रेवन्ना को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी ने एक पीड़ित महिला के अपहरण के केस में गिरफ्तार किया था। संदेश खाली से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों के मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद दायर इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी गठन की मांग की गई है। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को विमान से एयर ड्रॉप के लिए आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया। ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है।